गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारि जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद की जय। नमो विष्णु बालाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से अध्याय 6। भक्त प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, श्लोक क्रमांक 1। आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। 7, 6, 1। श्री प्रहलाद उवाच
कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् श्री प्रह्लाद उवाच भक्त प्रह्लाद महाराज ने कहा कौमारः बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करे प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान वृत्ति पर कर्तव्य भागवतान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा है यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म जन्म तब वह अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव जीवन का उपयोग करे। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का संपूर्ण उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस प्रकार मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपे भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2:40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई थोड़ी प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की जगह माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने हेतु वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि दैव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति हेतु ही शिक्षित किया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह मनुष्य कुकरों सूकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने हेतु उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज पूर्व में कह चुके हैं,
भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सभी बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग हेतु भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चे इधर घूमेंगे तो सबको कक्षा में विघ्न होगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में बच्चों का शिक्षण, लालन पालन किस प्रकार का होना चाहिए उस विषय में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें यहाँ मिलती हैं। सभी गृहस्थ भक्तों के लिए ये कहें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कृष्ण भक्ति के अंतर्गत उनका जो कर्तव्य है उसमें गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश किए हैं तो उसमें महान कर्तव्य है कि बच्चों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दें, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गुरु, माता, पिता इत्यादि अधिकारी पद स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि वो अपने आश्रितों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा ना दे सके। तो इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए एक गंभीर कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ अवसर कृष्ण भक्ति के लिए प्रदान कर सके। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने आज श्लोक लिया है उसमें ये प्रहलाद महाराज के वचन हैं जो वो अपने सहपाठियों को कह रहे हैं कि बिल्कुल आरंभिक अवस्था से, कुमार अवस्था से, 5-6 साल की आयु से इस प्रकार से प्रशिक्षण होना चाहिए जिससे कि वो जो बालक हैं पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में आ जाए। और क्योंकि मनुष्य जीवन का वही उद्देश्य है कि हम जो अभी भगवान को भूल गए हैं हम पुनः भगवान को, उनके साथ हमारा क्या संबंध है उसको पुनर्स्थापित कर सकें, क्योंकि यही हमारी यानी आत्मा की मूल आवश्यकता है।
और इसके बिना कभी भी आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती है, और जन्म मृत्यु के चक्र में हम ऐसे ही भटकते रहेंगे जब तक वापस हम भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा मूल संबंध है वो स्थापित नहीं कर लेंगे। और इस अवसर के लिए जो मनुष्य जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर ही ऐसी चेतना होती है कि वो भगवान को समझ पाए। तो इसलिए जो मनुष्य के बच्चे हैं, बालक, सबके बच्चे होते हैं, हर योनि में माता पिता होते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में जो आत्मा को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो बहुत विशिष्ट है। जैसा कि यहाँ पर इस श्लोक में भी भगवान प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जन्म जो है अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए विशेष रूप से सभी मनुष्यों का विशेष रूप से जो भी भक्ति में को समझ रहे हैं, ऐसे माता पिता को तो विशेष रूप से आवश्यकता है कि बच्चों को एक शुद्ध भक्ति का वातावरण उनको प्राप्त हो, और भक्ति के विरुद्ध जो वातावरण पूरे संसार में व्याप्त है उससे कैसे उनको बचाया जा सके, इसका भरसक प्रयास होना ही चाहिए। अन्यथा वे अपने माता पिता होने का कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं और विशेष रूप से भक्त होने का कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं। कृपया मोबाइल फ़ोन सभी लोग साइलेंट मोड में रखिए। अगर किसी को नहीं आता है साइलेंट करना, कई बार ऐसा होता है भक्तों को, कभी कभी करते ही नहीं है साइलेंट में, हमेशा चालू ही रहता है। तो आसपास में पूछ लीजिए, लेकिन कक्षा में व्यवधान नहीं हो। तो विशेष रूप से जो भक्ति में आ रहे हैं उनका तो ये विशेष कर्तव्य है कि वो समझें कि बच्चे कैसे भक्ति में प्रगति करेंगे। तो हम सबकी चिंता है कि बच्चे कैसे, अभी हमारी गारंटी नहीं है कि बच्चे भक्त बने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करें। तो उसके लिए हमें क्या कारण ऐसे हो सकते हैं जिनसे कि बच्चे भक्ति से दूर चले जाएं, और क्या ऐसे कारण हो सकते हैं होंगे जिनकी वजह से बच्चे भक्ति को लेने में आसानी होगी उनको। ये चीजें हम सबको समझना जरूरी है, आज का यही विषय है। तो एक समुदाय है अमेरिका के अंदर, आमिश, ये नाम है उनका, आमिश कम्युनिटी। ये जो है इनकी संख्या लाखों में, और ये संसार का एक तेज गति से बढ़ने वाला समुदाय है आमिश। और वो तेज गति से जो बढ़ रहे हैं उसका कारण उनकी जनसंख्या वृद्धि न होकर के उनके बालकों का, लड़के लड़कियों का आमिश कम्युनिटी के ही भाग बने रहना है, रिटेंशन। यानी कि उनके जो बच्चे हैं वो आमिश ही रहते हैं, रहना पसंद करते हैं। तो ये आमिश लोग क्या हैं कि जब आज से लगभग 300 साल पहले जब पूरे विश्व के अंदर आधुनिकीकरण की लहर शुरू हुई, जो विशेष रूप से अमेरिका से शुरू हुई, पाश्चात्य जगत से, और अमेरिका मॉडर्नाइजेशन का एपिसेंटर रहा है, केंद्र रहा है, तो वहां पर ये लोग क्रिश्चियन हैं। इन लोगों ने ऐसा निश्चय किया कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाएंगे, हम लोग आधुनिकीकरण को नहीं अपनाएंगे। और तब से लेकर अभी तक ये लोग टिके हुए, 300 साल तक टिके हुए हैं, और न केवल टिके हुए हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हम जो
कुछ भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कितना मुश्किल पाते हैं बच्चों को भक्ति में रखना। हम देखते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, टीनेज विशेष रूप से जब आती है तो उस समय ऐसे जैसे सबके पर लग जाते हैं, और फिर जो स्कूल कॉलेज का वातावरण और पूरे शहर का वातावरण है उससे बच्चों कैसे बचाएं, ये एक सब माता पिता की एक बड़ी गहरी चिंता होती है। क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि बच्चे हमारी आंखों के सामने सामने, शुरू में बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत अच्छी भक्ति पकड़ते हैं, हमें लगता है कि अरे तो करताल बजाते हैं, बहुत सारे भजन सीखते हैं और नृत्य करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि बच्चे कितने अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई ऐसे संतान आई हैं जो कि शायद पहले कोई भक्ति की होगी, बची कुची कुछ रह गई है, उसको पूरा करने आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ये बच्चे 13, 14, 15 ऐसे साल के होते हैं तो धीरे 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 फिर इनके अंदर जो है भक्ति में रुझान इनका धीरे धीरे कम होने लगता है। और शहरी जो वातावरण है, नास्तिकवाद, अगर वो आउटराइट नास्तिक नहीं बनते हैं तो भी कम से कम उनके अंदर भौतिकतावाद, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, ये जो सब जगह प्रचलित है ऐसा वातावरण, वो चीज़ उससे वो बचे नहीं रह पाते हैं ज़्यादातर केस में। और फिर भक्ति करते हैं थोड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भौतिकतावाद में जब वो आकर्षित हो जाते हैं तो उसके साथ साथ फिर भक्ति में गंभीर रहना तो असंभव है। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि बिल्कुल पूरी तरह से भक्ति से बाहर चले आते हैं इत्यादि। तो यहाँ पर हम सभी के लिए कुछ सीखने के लिए ऐसी चीज़ें हैं। जो आमिश कम्युनिटी है वो क्या करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ये आधुनिकीकरण की चपेट में इतना नहीं आ रहे हैं। 300 साल हो गए, कोई 10, 15, 20 साल की बात नहीं है, 300 साल से वो अपने बच्चों को, अपनी पूरी कम्युनिटी को बचा के रख पाए हैं इस आधुनिकीकरण से। तो ऐसे बच्चों को बड़ा करने के उनके कुछ 7 नियम हैं, 7 टिप्स हैं कि बच्चों की जो परवरिश है उसको करने में वो 7 चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान देते हैं जिससे कि बच्चे बिगड़े नहीं। तो वो हम लोग देखेंगे कि वो क्या 7 चीज़ें हैं, क्योंकि ये 7 चीज़ें जो हैं वो हमें मदद करेंगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो अगर बिगड़ेंगे नहीं तो फिर भक्ति को कर पाएंगे ना। अगर भौतिकतावाद में और अलग अलग प्रदूषण में वो जो निकल गए तो फिर भक्ति तो बहुत दूर की बात रह जाएगी। तो इसलिए ये 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं इनको हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो उनका प्रिंसिपल है बच्चों को बड़ा करने में वो है वर्क इज एजुकेशन। कार्य ही शिक्षा है, कार्य करना ही शिक्षा है। तो अभी आज के समय के अंदर जो हमारी कल्पना होती है बच्चों की शिक्षा को लेकर के, वो क्या होती है कि शिक्षा कहाँ होती है? स्कूल में होती है। शिक्षा कहाँ होती है? शिक्षा स्कूल में होती है। और वो स्कूल में क्या है? एक कक्षा है, शिक्षा के लिए कक्षा है, एक स्थान है, एक कमरा है, कमरे के अंदर बैठते हैं। और खेल कूद के लिए भी स्कूल जाते हैं, प्ले, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्ले नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं, प्ले स्कूल्स, प्ले स्कूल, प्ले सेंटर्स। तो खेलने के लिए भी एक स्थान में वो जाएंगे अलग, और फिर पढ़ने के लिए भी एक कक्षा में बैठेंगे। और मेनली जो एकेडमिक्स है, ABCD से शुरू करके वहाँ से लेकर के और फिर क्लास 1, 2 का जो उनका सिलेबस है जिसमें कि वो अलग अलग ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, एक एकेडमिक यानी कि एकेडमिक्स जहाँ पर औपचारिक शिक्षा ही होती है। औपचारिक मतलब फॉर्मल, जहाँ पर एक अध्यापक बैठा है, स्थान है, वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए हम बैठे हैं, उसको फॉर्मल कहते हैं।
तो एक औपचारिक रूप से ही शिक्षा प्राथमिक रूप से होती है। ये हमारी कल्पना है कि शिक्षा का स्थान ये है। और बच्चों की जो उम्र है, ये शुरू से लेकर के आजकल तो उम्र बढ़ती आ रही है, कब तक की उम्र हम सोचते हैं जिसमें कि उनको स्कूल कॉलेज में जाना होता है? बस नहीं, कॉलेज भी आ गए, 6 साल में तो एंटर होते हैं। कितने साल तक? हाँ, 22-23 साल तक वो यही रहे, यानी कि 22-23 साल तक की जो उनकी उम्र है वो एकेडमिक्स के लिए है, फॉर्मल एजुकेशन के लिए है। उतने समय में वो लोग जो संसार का जो रियल वर्क है, जो रियल कार्य जो होता है संसार में, उससे वो टच में नहीं आते। 20-22 साल की उम्र तक वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड से अलग रहते हैं। वो उनका स्कूल कॉलेज और उनकी पुस्तकें, दैट्स इट, करेक्ट। लेकिन ये जो एमिश कम्युनिटी है, ये लोग एकेडमिक्स भी होता है, भाषा भी सिखाते हैं, लेकिन वो जो है इनका एक तो केवल 8th स्टैंडर्ड तक का होता है, एक आयु तक का ही होता है, उसके बाद में एकेडमिक्स नहीं होता है। और वो जो एकेडमिक्स होता है वो भी बहुत थोड़ा भाग होता है, दिन में केवल कुछ 1-2 घंटे ऐसा कुछ होता है, बहुत एक्सटेंसिव नहीं होता है। लेकिन वो ये सचेत है कि बच्चे जो है उनकी एज तो एजुकेशन की है, बच्चों की जो आयु है वो एजुकेशन की है, लेकिन एजुकेशन का तरीका केवल ये औपचारिक शिक्षा होना ही एजुकेशन का तरीका नहीं है। बच्चे जो हैं विशेष रूप से एजुकेशन लेते हैं माता पिता और अपने चाचा ताऊ या कम्युनिटी के और जो लोग हैं उनके साथ रियल वर्ल्ड के जो कार्य वो कर रहे हैं, उसको कार्य को साथ साथ करते करते उनका एजुकेशन होता है। जैसे कि एक लड़का है तो वो अपने आरंभ से, बहुत अर्ली एज से माँ पिता के साथ में जो भी पिता काम कर रहे हैं उस काम में साथ में हाथ बटाना शुरू कर देता है। अगर पिता कारपेंटर है तो वो जो बच्चा है वो खेलता किस चीज से है? वो एक प्लास्टिक के हथौड़े से नहीं खेलता है, वो एक रियल हथौड़े से खेलता है। अभी वो खेलता ही है, कुछ काम नहीं कर पाएगा, लेकिन पिता के साथ खेल रहा है, वो पिता वास्तविक कार्य कर रहा है और ये साथ में रह करके जो भी ये कर पाए वो कर रहा है। उसी प्रकार से लड़की है तो वो माता के साथ में प्लास्टिक का बेलन और प्लास्टिक के चकले के ऊपर इमेजिनरी चपाती बनाने की जगह वो जो है अपनी माता के साथ में वो आटा गूंथती है खेलते खेलते। अब वो आटा भले ही बेकार होता होगा, वो यूज नहीं होता होगा, लेकिन वो रियल आटे से खेलती है, ठीक है, रियल आटे से खेलती है, तो रियल वर्क के साथ में वो रहती है। तो उन लोगों की ये समझ है कि लर्निंग इज बाय डूइंग, जो हम सीखते हैं वो करते करते सीखते हैं चीजों को, और जो ज्ञान है वो पुस्तकों से कम बल्कि हाथों से ज्यादा वो ज्ञान आता है। तो अगर हम अपनी वैदिक संस्कृति के अंदर भी देखेंगे तो यही जो चीजें है ना, ये आधुनिकीकरण से पहले हर सभ्यता में इसी प्रकार की समझ थी। औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही, उसका समय कम होता था और कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होता था, जिनको शास्त्र अध्ययन करना होता था, जिनकी इस प्रकार की योग्यता थी। ज़्यादातर लोगों को जो जीवन में वो लोग करने वाले हैं उसी की शिक्षा दी जाती थी। और वर्तमान समय में अगर आप देखें तो जैसे अब आप हैं पद्मनाभ कृष्ण प्रभु, अब आपके साथ आप अपने बच्चे को रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। सब लोग की ऐसी स्थिति, सब लोग जॉब पे जा रहे हैं, वो तो जॉब ऐसे हैं कि उसमें तो बच्चे को तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, बच्चे का कोई स्थान ही नहीं है वहां पर, है ना। लेकिन जो आमिष लोगों का जीवन है और जो सभी जगह जीवन होता था, सादा सरल जीवन, उसके अंदर सब लोग ऐसा काम करते थे जो घर से, घर के आसपास में होता था,
और जिसमें साथ साथ में सब लोग रह करके काम कर सकते हैं। उसमें कोई इस प्रकार का कार्य नहीं होता था कि एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है जिसके अंदर जाना है और जिसमें तो खतरनाक चीज़ें हैं, वातावरण है, उसमें बच्चे ले जा नहीं सकते हैं। सामान्यतः इस प्रकार का नहीं होता था। तो साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सामान्यतया रह सकते थे, कार्य सीख सकते थे। तो आज के आधुनिक परिवेश में ये संभव नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल को समझने की पहले जरूरत है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम से दिमाग में ऐसा मत सोचिए, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल तो सही है ना। फिर आज पॉसिबल नहीं है तो उसके दुष्परिणाम भी हम भुगत रहे हैं, और वो भुगतेंगे जब तक ऐसा रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल को समझ करके हो सकता है हम वर्तमान परिस्थितियों में ही उसको कुछ परसेंट में इम्प्लीमेंट कर पाए। इससे जो उद्देश्य है कहने का वो ये भी है कि हो सकता है जो हम यहाँ सुन रहे हैं वो आज जो हमारी शहर की परिस्थितियाँ उसकी वजह से 100% हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है आप 25% इम्प्लीमेंट कर पाए इन प्रिंसिपल्स को। तो इसलिए फिर भी जरूरत है, और ऐसा भी संभव है कि हम लोग धीरे धीरे सोचें कि अगर बच्चों की परवरिश अच्छे से होनी है तो हो सकता है हमें कोई रेडिकल स्टेप भी लेना पड़े, कोई हमें बड़ा गंभीर स्टेप भी लेना पड़े। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल बिगड़ रहे हैं, सब मतलब हमारे बच्चे क्या, सब बच्चे बिगड़ रहे हैं, और अगर हम रियली सीरियस हैं कि बच्चे भक्ति करें, तो हो सकता है हम कुछ इसमें से सीख करके रेडिकल स्टेप्स भी कुछ लें। तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब बहुत जीवन की आरंभिक अवस्था से जब वास्तविक जीवन से बच्चे जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर जिम्मेदारी लेने की भावना आती है। ध्यान दीजिए, आजकल हम क्या देखते हैं, बच्चे बड़े तो हो रहे हैं स्कूल में, लेकिन जिम्मेदारी लेने की भावना नहीं आती है। एक अपना खाने के बाद ग्लास भी उठा करके, प्लेट भी उठा करके धोने के लिए नहीं रख सकते हैं। धोना तो बहुत दूर की बात है ना। ये अब हम सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ भी आप उनको काम दीजिए कुछ करने के लिए, तो या तो उनको आता भी नहीं होगा, और आएगा तो उसमें रुचि नहीं होगी। कुछ जिम्मेदारी से कुछ काम करने की जो धारणा, भावना है, वो धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है। क्योंकि जब रियल वर्ल्ड के अंदर वो माता पिता जो जिम्मेदारी ले रहे हैं उनके साथ जब वो रहते रहते बड़े होते हैं, तो वो देखा देखी अपने माता पिता को जब जिम्मेदारी लेते हुए देखते हैं, तो बिना सोचे बिना सिखाए उनके अंदर वो जिम्मेदारी की भावना स्वतः इम्बाइब करते हैं। बच्चे जो है ना वो स्पॉन्ज की तरह से होते हैं। आरंभिक जो स्टेज है ना उनकी, कुछ साल स्पॉन्ज की तरह से होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब। हाँ, आप उनको बैठा करके शिक्षा देंगे, ये करो ऐसा होता है, वो बोलने से कम सुनते हैं, कम समझते हैं। वो देखने से, अनुभव करने से वो ज्यादा उसको ग्रहण करते हैं। तो ये शिक्षा देने की के तरीके हैं। शिक्षा जो है, एक तो क्या शिक्षा देनी है, कंटेंट, कैसे शिक्षा देनी है, और कहां शिक्षा देनी है। शिक्षा के अंदर ये सब विषय आते हैं। क्या शिक्षा देनी है, कैसे शिक्षा देनी है, और कहां देनी है। आजकल की समझ क्या है, क्या शिक्षा देनी है, इसका उत्तर क्या है, वो शिक्षा जो हम देते हैं कंटेंट, उसका एसेंस क्या है। वो शिक्षा को अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, तो कैसी शिक्षा देते हैं, किस चीज के लिए होती है वो शिक्षा, क्या उसके पीछे उद्देश्य है। धन कमाना, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमारी शिक्षा का जो कंटेंट है वो क्या है, पैसा कमाने की शिक्षा। शिक्षा किस लिए, पैसा कमाने के लिए तैयार करने की शिक्षा। मुख्य रूप से पैसा कमाने की जो दौड़ आधुनिक संसार में, वर्तमान समय में जो दौड़ हम सब दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में वो पीछे नहीं रह जाए, सबसे नंबर 1 आ जाए, वो दौड़ में ट्रेनिंग करने के लिए वो शिक्षा का एसेंस वो है, केंद्र वो है। ठीक है, जबकि जो परंपरागत समुदाय हैं, एमिश है या हमारी वैदिक संस्कृति है, जो शिक्षा का जो कंटेंट है वो क्या है। जैसे हमने आज के श्लोक में क्या पढ़ा,
कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कौन सी शिक्षा होनी चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान और हमारा संबंध क्या है, उस संबंध में बच्चा स्थापित होए, जो उसका जीवन का लक्ष्य है, वो जो शिक्षा है उस चीज के लिए उसको तैयार करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। और ये जो इतने महान चीज है भक्ति, इस भक्ति को वो अपने हृदय में ग्रहण कर सके, उसके लिए उसकी पात्रता को निर्मित करना होगा। कोई हमें बहुत बहुमूल्य चीज आपको अगर रखनी है किसी पात्र में, मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विड है जो बहुत सोने का लिक्विड गोल्ड है मान लीजिए, अब आपको उसको पात्र में रखना है तो आप पहले पात्र को चेक करेंगे ना कि पात्र में कहीं लीकेज तो नहीं है, छेद तो नहीं है, बहुत ध्यान करेंगे ना। तो उसी प्रकार से अगर बच्चे जो हैं वो इतनी उन्नत चीज की भक्ति को ले पाए तो उसके लिए पहले उनकी एक पात्रता, होल्डिंगनेस, वो प्रिपेयर करनी होगी। वो पात्रता कहां से आती है? वो पात्रता है चरित्र। चरित्र, और ये चरित्र न केवल भक्ति के लिए आवश्यक है बल्कि इस भौतिक जगत में भौतिक दृष्टि से भी स्वस्थ रूप से सुख शांति से जीने के लिए भी नितांत जरूरी है कि नहीं? ये स्वीकार करते हैं, है ना? इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कहावत है ना इंग्लिश में, है ना? बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारी आधुनिक शिक्षा की जो समझ है उसमें चरित्र की शिक्षा की कोई बात नहीं रह गई है, उसमें केवल पैसा कमाने की शिक्षा है। तो पहले तो गड़बड़ है कंटेंट को लेकर के। फिर दूसरी चीज है तरीका, शिक्षा देने का तरीका। तो ठीक है, अगर हम मानते भी हैं कि चलिए कुछ मोरालिटी क्लासेस भी होती हैं, नैतिक शिक्षा का हमारे समय में एक सब्जेक्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा, आज भी शायद होता होगा, नहीं है? सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, ठीक, अभी वो आउट ऑफ डेट हो गया ना। अभी नैतिकता में उसको सिखाएंगे तो समाज में जिएगा कैसे? तो ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत जो भी नैतिकता कुछ अगर कुछ होती होगी तो वो नैतिकता की शिक्षा इत्यादि या जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं उसको देने का जो तरीका है वो तरीका भी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में हम अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं जिसमें हमारे शरीर के, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अलग अलग कोश बोलते हैं संस्कृत में, एक सूक्ष्म एक परत, उनका धीरे धीरे विकास होता है। तो तो ये जो अलग अलग कोश हैं इसमें सबसे पहले होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब जिसमें स्थूल शरीर बनता है। तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अन्नमय कोश आरंभ होती है जिसमें उसका शरीर बनना शुरू होता है। इसलिए उस समय उसके लिए दूध पीना, सोना पर्याप्त मात्रा में, है ना, आहार विहार करना, यही उसके लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। क्योंकि अगर उसका शरीर ही नहीं बना तो फिर आगे चल करके वो क्या कुछ ग्रहण कर पाएगा? अन्नमय कोश होता है। फिर उसके बाद में दूसरा जो है उसका प्राणमय कोश होता है, जिसके अंदर उसकी जो इंद्रियां हैं वो एक विकसित होती हैं, इंद्रियों की कार्यशैली क्षमता विकसित होती है। ऐसे करके धीरे धीरे फिर मनमय कोश और फिर ज्ञानमय कोश और उसके बाद फिर आनंदमय कोश, ऐसे ये कोश होते हैं। तो जो प्राणमय कोश है जो लगभग 5-6 वर्ष की आयु से बनना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होता है, लगभग 10-12 साल की आयु तक विशेष रूप से रहता है। उसमें सारी इंद्रियों का विकास होता है। उसमें आंखें, हाथ के पकड़ने की शक्ति, पैरों की चलने की शक्ति, सारी इंद्रियों के कार्यों का विकास होता है। तो ऐसी स्टेज के अंदर जो उसकी शिक्षा है वो हर चीज जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो इस स्टेज में बच्चा जो हर चीज को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज होगी वो उसको, क्योंकि वो हर एक चीज को भी टेस्ट
अरे उसका टेस्ट क्या है, उसको पकड़ करके वो फील कैसे होता है, क्योंकि अभी उसकी जो एज है वो एज है इंद्रियों के द्वारा वो संसार को समझने की कोशिश कर रहा है ना। ये चीज टच, ये कैसी लगती है, ये कैसी लगती है, ये कैसी लगती है, तो हर एक चीज को पकड़ता है ना, अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो अभी उस स्टेज में उसको वो अगर नेचुरल जो नेचर चीजें हैं उसके साथ खेलेगा, है ना, मिट्टी है, पानी है, इन सब चीजों का खेलेगा, तो उससे उसका पूरे इस प्राकृतिक जगत के विषय में हर चीज का जो इंद्रिय उसका क्या उसका परसेप्शन है, वो चीज उसकी ग्रहण शक्ति उसमें बढ़ेगी, वो हर चीज को इस प्रकार से जान पाएगा। फिर उसी प्रकार से उसका आगे चल के धीरे धीरे मनमय कोश है, तो मनमय कोश के अंदर उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये क्या है, ये क्या है। हम देखते हैं बच्चे की एक स्टेज आती है, इतने प्रश्न पूछता है, इतने प्रश्न पूछता है कि हम लोग थक जाते हैं, है ना। हर चीज में ये क्या है, 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 तो उसकी अवस्था है ना। अब उसको अगर हम उस अवस्था में ओपन नहीं करेंगे, हाँ पूछो जो पूछना है पूछो, हम बताने को तैयार नहीं हो, चुप, हम अभी मोबाइल देख रहे हैं, तुम क्या हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, ये लोग मोबाइल पकड़ो, है ना, प्रश्न पूछना बंद करो। तो हमने क्या किया, उसका जो सीखने का जो तरीका था उस समय वो डिस्टर्ब कर दिया। उसको सीखने का तरीका उस समय था पूछना, उसको जानना है, सब उसको सब जानना है ना। अब हमने उसको ऐसी चीज पकड़ा दी मोबाइल जिसमें प्रश्न आने खत्म हो गए, अभी प्रश्न करने का स्कोप ही नहीं रहा, है ना। अभी तो सीधा जो भी बताया जा रहा है उसको उगलते रहो, सॉरी उसको निगलते रहो, उसको बस निकलते रहो, जो भी दिखाया जा रहा है, ये कार्टून फिल्म है, कार्टून चल रहा है, उसके अंदर कभी जिज्ञासा क्या आएगी, वो तो 24 घंटे आंख गड़ा करके वहीं बैठा हुआ है, बस कार्टून खाना खा रहा है तो भी कार्टून खा रहा है, पिताजी माताजी जो है उसके मुंह में कुछ डाल रहे हैं या वो अपने डाला, लेकिन ध्यान तो उसका वही स्क्रीन के ऊपर ही है। तो आप देख रहे हैं हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया उसके साथ, है ना। उसकी जो सीखने की उस स्टेज में जो तरीका था वो हमने मार दिया, कंटेंट तो भ्रष्ट है ही, है ना। अभी जो सीखने के तरीके हैं वो भी इस प्रकार से बिल्कुल हमने उसको खराब कर दिया। फिर उसके बाद उसकी स्टेज आती है तर्क, जब बुद्धि की स्टेज आती है, बुद्धि खुलती है, तब उस स्टेज में वो बच्चे के प्रश्न होते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आप करते हैं बेटे ऐसा करो, ऐसा क्यों करूं, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, तो उसकी स्टेज है। अभी उसका जो है बुद्धि का विकास हो रहा है, तो अभी हमें तैयार होना होगा उसके ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अगेन अगर वो अभी स्क्रीन में चिपका हुआ है, वीडियो गेम ही खेल रहा है, तो उसका ये क्यों क्या भी नहीं आएगा और क्यों भी नहीं आएगा, ये दोनों प्रश्न उसके फंडामेंटली खत्म कर दिया हमने, क्या और क्यों। तो अभी वो जब बड़ा होगा तो बड़े होकर के क्या बनेगा, वो हम अपेक्षा समझ सकते हैं क्या बनेगा, उसके क्या और क्यों के प्रश्न ही हमने खत्म कर दिए, वो स्टेज ही खत्म हो गई उसकी। इसलिए अभी हम बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं हम बोलते हैं क्या तुमने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बुद्ध उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कुछ, उनको वो सोचने का जो समय है, उनके सोचने का ट्रेनिंग कभी हुआ ही नहीं, उनको कभी सोचने का, कुछ सोचना है, कुछ देखना है, आदमी मरा, अच्छा मर क्यों रहा है, तो हमेशा वो ही देख रहे हैं, उसमें स्क्रीन में देख रहे हैं, और उसमें मरना भी देख रहे हैं, वायलेंस देखते हैं, बहुत वायलेंस देखते हैं, लेकिन उसमें से वो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि ये क्यों, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट वो आ जाएगा स्क्रीन, तीसरा चौथा कुछ कुछ सेकंड के अंदर, इसलिए उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ सोचने का, गहरा कुछ सोचने का टाइम नहीं है, करेक्ट। इसके लिए डीप थिंकिंग के लिए शांति चाहिए ना, है ना, तो ऐसा कुछ टाइम ही नहीं है। तो इस तरीके से कितना अंतर हो जाएगा अगर हम कंटेंट और जो सिखा रहे हैं उसमें अंतर होगा। तो यहाँ पर जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं इसमें दोनों चीजें मिक्स है, कंटेंट तो अलग है ही, पर मेनली तरीका जो है उसके हम देख रहे हैं। तो जिम्मेदार बनना नहीं सीखता है, क्योंकि वो पूरा वास्तविक जीवन से अनभिज्ञ रहता है, अलग रहता है जीवन में, उसको हमने इतने बड़ा 22 साल का हो गया लेकिन अभी तक भी जिम्मेदारी कुछ देना सिखाया नहीं है। नहीं तो छोटी सी एज में ही थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देना सिखाते, छोटी छोटी जिम्मेदारी, तो वो छोटी छोटी जिम्मेदारी सीखता। एक छोटी सी बच्ची है अपनी माँ के साथ में भी रसोई घर में है, तो ठीक है बेटे वो अभी मैंने खाना खत्म हो गया, ठीक है इसको साफ करके आना, तो साफ करके आने की जिम्मेदारी तो ली ना उसने, ठीक है। तो इस तरह से फिर दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आरंभिक जीवन के बड़े आरंभ काल से जो माता पिता और घर के और कम्युनिटी के लोगों के साथ में जो इंटीग्रेशन है, रियल वर्ल्ड में इंटीग्रेशन है, उससे दूसरा क्या होता है कि बच्चों के अंदर शुरू से ही ये भावना रहती है
पनपती है कि उनका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वो ये जो मेरा परिवार है, परिवार की जो जीवित रहने की जो आवश्यकताएं हैं, उसमें मैं एक भाग हूं, है ना, क्योंकि मैं रियल कुछ काम कर रहा हूं परिवार के अंदर। तो परिवार को चलने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो आवश्यकता है उसमें मैं भाग ले रहा हूं, है ना। तो एक बच्चों के अंदर जब टीनेज एज आती है, बड़े होते हैं, तो कई बार एक दुर्भावना देखी जाती है, सेंस ऑफ यूजलेसनेस। बच्चे ऐसा फील करते हैं, मेरी क्या उपयोगिता है, मेरी चिंता किसको पड़ी है, मेरा क्या, किस लिए मैं हूं। उनको ये फील होता है कि मेरा कहीं स्थान नहीं है ना। माता पिता ये जॉब करते हैं, वो जॉब करते हैं, पैसा आता है, ठीक है, मैं तो स्कूल में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर टीचर है, वो अपना जॉब करने के लिए पैसा पैसा लेने के लिए पढ़ा के चला जाता है। आखिर मेरा स्थान कहाँ है, मेरा कोई रियल रोल है या नहीं है ना। ये उसके मन के अंदर जो है ना, ये स्ट्रगल चलती होती है कई बच्चों के अंदर, और वो ऐसा फील करते हैं मेरा यूजलेसनेस। इसलिए आज डिप्रेशन, लोनलीनेस, बोर्डम, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और अंत में कई केसेस में सुसाइड या सुसाइडल टेंडेंसीज, ये बढ़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ये कृत्रिम तरीका बच्चों की परवरिश का, जिसमें हम उनको बहुत लंबे समय तक के लिए रियल वर्ल्ड से अलग रखते हैं, क्योंकि उसकी क्या आवश्यकता है आज। क्योंकि आज आधुनिक समय में जो उनको, अगर हमें पैसा कमाने के लिए तैयार करना है, जिसमें इतना कंपटीशन है, आज जॉब प्राप्त करने के लिए इतना हैवी कंपटीशन है कि आपको इतनी बड़ी एकेडमिक 22-23 साल तक उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम्स में क्लियर नहीं कर पाएगा वो। तो हम जो सोसाइटी हमने जो बनाई है, मॉडर्न सोसाइटी जो बनाई है, वो इस तरह से बनाई है जिसमें कि जीवन यापन करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और उसके लिए हमें इस प्रकार से स्कूल कॉलेज बनाने पड़ रहे हैं, बनाए हैं, जिसमें कि इतने लंबे समय तक, आजकल वो आयु भी बढ़ रही है आगे वाली, और शुरू वाली आयु भी कम हो रही है। पहले फर्स्ट क्लास हुआ करती थी, अभी फर्स्ट क्लास से पहले कई सारी क्लासेस हैं, यूकेजी, नर्सरी, अभी प्री प्री भी है ना कुछ, प्री नर्सरी, प्री प्री प्री, है ना। तो अभी तो माताओं को भी, पहले जैसे माताएं गर्भावस्था में भागवतम पढ़ती थी, अभी उसकी जगह उनको भी शायद साइंस की बुक पढ़ने को बोला जाएगा कि आप गर्भावस्था में साइंस की बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, कि बच्चों को अभी से ही वो आ जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा आगे। तो आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है तो गर्भावस्था से उनको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ऐसा समय आने वाला लग रहा है। तो बच्चों को जो है, मेरा पर्पस क्या है, उसको ढूंढने के लिए उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत नेचुरली इम्बाइब कर पाता है उस चीज को। दूसरा प्रिंसिपल, ये हो गया पहला, कौन सा है पहला सिद्धांत, वर्क इज एजुकेशन। दूसरा है लेस इज मोर, लेस इज मोर। कम बच्चों को पास कम से कम चीजें होंगी, उससे वो अनुभव करेंगे वहां पास ज्यादा से ज्यादा चीजें। आश्चर्य हो रहा है, ऐसे कैसे होगा। आजकल के लोगों को तो हम देखते हैं, बच्चों के पास रूम भर के खिलौने, अलग 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 अलग, इतनी बड़ी कार है, मोटरसाइकिल है, और पूरा भरे हुए हैं कमरे खेल से। और फिर भी बच्चे जो हैं वो परेशान है कि हमें, रोते रहते हैं, फिर भी हमारे पास कम है, हमारे पास कम है, असंतुष्टि है फिर भी, है ना। तो एमिश लोगों का प्रिंसिपल है नो प्लास्टिक टॉयज, कोई प्लास्टिक खिलौने बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। नो ग्लोइंग स्क्रीन्स, कोई मोबाइल कोई नहीं दिया जाता है बच्चों को। तो उनकी सोच है कि अगर लग्जरी बच्चों को दी जाएगी, लग्जरी, उससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है,
और बच्चे जो हैं स्वार्थी बनते हैं। तो वहां पर बहुत सारे बच्चे, सबके पास ऐसे कोई सामान्य मिट्टी का, लकड़ी का बनाया हुआ खिलौना होता है, सिंपल सा, और उस सिंपल एक खिलौने के साथ उनको खेलना है पूरा दिन। तो वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। मान लीजिए एक छोटी सी गुड़िया है, अब उस गुड़िया के लिए उन्हें पूरा दिन खेलना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ और बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो उसमें क्रिएटिविटी यूज होती है। अब आपने उसको 50 गुड़िया ला करके दे दी है, तो वो क्या करेगी? एक गुड़िया से दूसरी गुड़िया, दूसरी गुड़िया से बोर हुई तीसरी गुड़िया, तीसरी चौथी, पांचवी, छठी, पूरा दिन उसका निकल जाएगा गुड़ियाएं बदलने में। लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है वो एंकरेज नहीं हो। और ये सब चीजें हम अपने फार्म कम्युनिटीज में देख रहे हैं प्रैक्टिकली होते हुए। हम सोचते हैं बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने होंगे तो ही बच्चे सुखी रहेंगे। बच्चे के लिए हर चीज खेल है। एक मिट्टी का टुकड़ा उनके लिए खेल है। अब आप उसको मिट्टी के टुकड़े की जगह आप 5,000 रुपए का खिलौना लेके आएंगे, उसकी वैल्यू उनके लिए वो मिट्टी के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। खेल उनके लिए खेल ही है। ठीक है, हो सकता है मिट्टी के खेलने से और ज्यादा, क्योंकि वहां पर नेचर के द्वारा वो फील कर रहे हैं, टच में आ रहे हैं, तो वो कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी उसका हो रहा है एडिशनल। ठीक है, तो और हम देखते हैं कि दूसरी चीज, ये बच्चे सब आपस में मिलते हैं और मिल करके एक साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि खिलौने बहुत सारे नहीं हैं तो सबको शेयर करना है। तो इससे क्या होता है, शेयर करने की भावना सीखते हैं, मिल बांट करके रहना। जबकि आजकल के बच्चे कैसे डेवलप होते हैं, एक तो सबकी एक ही संतान होती है, हम दो हमारे दो की जगह भी हो गए, हम दो हमारा एक। ठीक है, तो सारा जो हमारा लाड प्यार है ना दोनों का, पत्नी का और पति का, वो एक के ऊपर बरस पड़ता है ना। तो वो एक के पास इतने खिलौने, इतने खिलौने, इतने खिलौने, इतने खिलौने हो जाते हैं, है ना, और वो घर में अकेला ही है। ठीक है, उसकी कोई बहन और उसको कोई भाई भी नहीं है, तो वो इतना पजेसिव हो जाता है, सब मेरा है ना। अगर कोई दूसरा बच्चा भूल से आ भी गया, ठीक है, तो उसको दुश्मन लगता है, ये मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, मेरे खिलौने छीनने के लिए आ गया। तो यहीं से ही उसके अंदर वो जो भावना है कि ये सब दुश्मन है मेरे, वो डेवलप होनी शुरू आती है। जबकि इसकी जगह जो ये प्राकृतिक तरीका है नर्चरिंग का सिंपल लाइफ के अंदर, उसमें बच्चा शुरू से, या तो उसके खुद के भाई बहन बहुत सारे होंगे जिससे शुरू से ही उसने मिल बांट करके खेलना सीखा है ना, या तो अड़ोसी पड़ोसी होंगे। आज शहरों में अड़ोसी पड़ोसी कहाँ होते हैं? अड़ोसी पड़ोसी तो रह कहीं नहीं है। आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपको पता नहीं कौन कहाँ है, किसी को जानते भी नहीं है, आते हैं लोग, रहते हैं, है ना। और पार्क, ओपन स्पेसेस भी डेंजरस है रखना, है ना। रोड्स क्रॉस करना मुश्किल है, हम बच्चों को फ्री नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। घर के अंदर 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 रखते हैं, बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकते हैं, बस उनको फिर टॉयज देते हैं। अभी टॉयज नहीं, अभी तो ये देते हैं स्मार्टफोन। अभी आधुनिक टॉय क्या है, वो ऑल इन वन है, तो कार्टून देखते रहते हैं उसके अंदर, और बहुत अर्ली एज से हम देते हैं। तो इससे क्या होता है, सेल्फिशनेस बढ़ती है और उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, संतोष का गुण डेवलप नहीं हो पाता है। प्लीज मेक इट, टेक अ नोट ऑफ इट। ये भागवतम के अंदर 7वें स्कंद में 11वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12 श्लोक के अंदर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सभ्य मनुष्य होने के 30 गुण बताते हैं, 30 क्वालिटीज, 30 क्वालिटीज जो सब मनुष्य में होनी चाहिए। अगर वो गुण नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाए जाते, वो पशु कहलाए जाते हैं, द्विपाद पशु। उसमें से एक केंद्रीय गुण है संतोष का गुण, सेटिस्फैक्शन, संतोष, जो दैववश मिल जाए उसमें संतोष करना। इससे बहुत सारे अच्छे गुण अपने आप आते हैं। तो जब हम बच्चों को कम चीज देते हैं, उनका जीवन सरल होता है, उनके पास लग्जरी नहीं होती है, तो वो बच्चे
जो भी है उसी में ही हमें रहना है, उसी में ही संतोष करना सीखते हैं। जो है उसमें संतोष करना सीखना है। मांग करा हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, तो शुरू से ही ट्रेनिंग है नहीं, ये सब है ना, बस जितना है उसमें संतोष करना सीखे। तो उससे आगे चल के जो बड़े होंगे तो उसमें जो आसानी से काम करके भाग्य के अनुसार जो मिल गया उसमें संतुष्टि होना सीखेंगे। लेकिन आजकल के लोगों को क्या है, बच्चों को क्या है, उनके पास 1000 खिलौने हैं तो भी उनको लगता है मेरे पास खिलौने की कमी है, और यही ऐसे बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होने पे भी उनको ऐसे लगता है मेरे पास 10 लाख है लेकिन पर्याप्त नहीं, फिर 50 लाख होने पर भी पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कब होगा, पर्याप्त की परिभाषा हम दे पाएंगे फिर नहीं। तो जिसको संतोष का गुण नहीं है उसको, भागवतम का श्लोक है, उसको पूरे संसार की समृद्धि भी मिल जाए तो भी उसको पर्याप्त नहीं लगेगी। तो ये बच्चों को लग्जरी देना, उनकी डिमांड्स पूरी करना, हम इसे क्या सोचते हैं, ये माता पिता का परम कर्तव्य है कि बच्चे के मुंह से निकला नहीं और वो चीज जो है तुरंत घर में हमने उसको ला करके दी नहीं, क्योंकि हम बच्चों के साथ टाइम तो स्पेंड करते नहीं है, माता पिता दोनों बिजी हैं कमाने में, ठीक है। तो अभी हमारा जो रेसिप्रोकेशन है बच्चों के साथ, कि बच्चों का हमारा प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या होता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, ये है हमारा प्रेम प्रकट करने का तरीका। इसलिए हम जो है, जो भी बच्चे ने बोला हाँ बेटे ये लो, तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो है एक आर्टिफिशियल डेवलपमेंट है, और उससे उसके अंदर ये आ रहा है कि कुछ लोभ जनित हो रहा है उसके अंदर, एक बहुत दुर्गुण उसके अंदर पनप रहा है, लोभ का दुर्गुण पनप रहा है, ठीक है। वो जीवन भर परेशान रहेगा उसकी वजह से, उसे कभी भी संतुष्टि नहीं होगी, उसको हमेशा लगेगा मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, कुछ भी होने पर भी उसको लगेगा मेरे पास नहीं है। तो ये जो बचपन से सादा जीवन, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमारे आधुनिक समाज में बहुत बड़ी कुरीति है, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। आज हम लोग पीड़ित हैं इस बीमारी से, शायद हम लोग जानते भी नहीं हो कि हम इस बीमारी से पीड़ित हैं, उपभोक्तावाद रूपी बीमारी से हम लोग पीड़ित हैं। हम लोग इतना कंज्यूम करते हैं, इतना कंज्यूम करते हैं, इतना कंज्यूम करते हैं, आवश्यकताओं से इतना अधिक कंज्यूम करते हैं कि पूरे प्रकृति का संतुलन भी हम लोग बिगाड़ रहे हैं, है ना। लोगों के पास कितने जोड़ी चप्पल जूते होते हैं, एक टाइम में एक ही जोड़ी पहन सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन होते कितने जोड़ी, पता नहीं कितने जोड़ी होते हैं, और कपड़े कितने जोड़ी होते हैं वो भी आप देखिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमें प्रेरित किया जाता है ना, ये खरीदो, आपके पास ये वाला मॉडल नहीं है ना, ये लो, इसके बिना आपका जीवन बेकार है। तो ऐसे करके हमारे अंदर जो है वो खरीदो 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 खरीदो, कमाओ खरीदो, कमाओ खर्च करो, कमाओ खर्च करो, ये जाने अनजाने हमारे अंदर ये सिंड्रोम अंदर घुस जाता है, बीमारी घुस जाती है, ये डिजाइन है। ये जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, अभी रिसेंटली केस हुआ इंस्टाग्राम के प्रोप्राइटर, फेसबुक, इनके ऊपर बहुत बड़ा केस हुआ, पेरेंट्स ने केस किया था, और उसमें जज ने जजमेंट दिया कि आपके जो प्रोग्राम, आपके जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो हैं जानबूझ करके बनाए गए हैं लोगों को उनका आदी बनाने के लिए, ये एडिक्टिव है। आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं जानबूझ करके, वो उसके अंदर विज्ञान है। जैसे कोई आदमी ड्रग्स बेचते हैं ना, ड्रग्स आदी बनाने के लिए, ड्रग्स एडिक्शन, हम लोग ड्रग एडिक्शन के बारे में, वो ड्रग एडिक्शन ड्रग एडिक्शन ड्रग एडिक्शन, लेकिन स्मार्टफोन से जो एडिक्शन हो रहा है अलग अलग चीज़ों में, वो हम लोग नहीं जानते हैं, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है, कई गुना ज़्यादा खतरनाक एडिक्शन है स्मार्टफोन का अपना एडिक्शन, और स्मार्टफोन के द्वारा जो जो हम अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं उसका एडिक्शन, ये दोनों चीज़ें बड़ी बड़ी एडिक्शन है। और दूसरा, पेरेंट्स ने दावा किया और जज ने इसको स्वीकार किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि इन चीज़ों से बच्चों के अंदर
डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज इन कारणों से आती हैं जो आप दिखा रहे हैं अंदर, दे आर डिजाइन लाइक दैट। और कई सारे तो प्रोग्राम्स हैं जिसमें सुसाइड कैसे करना है सिखाया जाता है, देयर आर वेबसाइट्स हाउ टू कमिट सुसाइड, और क्राइम। और आज हम स्वतंत्र रूप से बच्चों को ये दे रहे हैं, तो वो देखेंगे तो ये होगा। तो इस प्रकार से कंज्यूमरिज्म और ऐसी कुरीतियां जो समाज के अंदर हैं, उससे हम बचते हैं यदि बच्चों को, कम से कम बच्चों, क्योंकि उनकी विवेक अभी डेवलप नहीं हुआ है। हम लोग जो थोड़ा सा हमारे अंदर बुद्धि डेवलप हुई है, गलत और सही में भेद करने की बुद्धि विकसित हुई है, हम लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस स्मार्टफोन के एडिक्शन से बच पाना। तो आप सोचिए जो बच्चे हैं जिनके अभी तक विवेक भी विकसित नहीं हुआ है, उनको हम लोग फ्रीली स्मार्टफोन और सब दे रहे हैं, तो उनकी क्या हालत होगी उनकी, वो तो जीवन भर एडिक्टेड हो जाएंगे, जीवन भर के लिए फिनिश्ड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसलिए वो लोग करते हैं कि ये नो प्लास्टिक टॉयज, नो स्क्रीन्स। थर्ड प्रिंसिपल, कम्युनिटी इज द क्लासरूम। पूरा जो समुदाय है ना हमारा, जो रहते हैं सिंपल लिविंग, ऐसे ही सादे जीवन में रहते हैं वो लोग, वो पूरी कम्युनिटी उनका क्लासरूम है। यानी बच्चा जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं किससे सीखता हूँ, टीचर से सीखता हूँ, या बहुत से बहुत हुआ तो माता पिता से। नहीं, बच्चा बहुत लोगों से सीखता है। कम्युनिटी इज द क्लासरूम। तो और वो हम देखते हैं हमारे कम्युनिटीज में, फार्म कम्युनिटीज में, नंदग्राम, ये सब प्रिंसिपल प्रैक्टिकली हम अपने फार्म कम्युनिटीज के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि वही एमिश कम्युनिटी को हम लोग पालन करना चाहते हैं एक्चुअली बहुत चीज़ों में। हाँ, उनके अंदर वो भी गॉड कॉन्शियस है, क्रिश्चियन है, दे आर क्रिश्चियन, तो वो भी है, ठीक है, शुद्ध भक्ति नहीं होगी लेकिन क्रिश्चियनिटी तो है। और ये सब चीज़ें तो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं उनके अंदर, ये तो हम अभी शुरुआत की है, वो लोग तो 300 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों को, करेक्ट। तो हम लोग भी देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बच्चे जो हैं तो वो बड़ों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं पूरा दिन भर, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते रहते हैं, देखते 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 बड़ों के साथ में रहते सब सीखते रहते हैं, है ना। तो लड़कियां माताओं से सीखती हैं, तो माला कैसे बनाना है, खाना कैसे बनाना है, सफाई कैसे करना है, बर्तन कैसे साफ करने हैं, या इवन वो देख रही है अपनी माँ को दूसरी पड़ोस की जो स्त्रियां हैं उनके साथ में रिलेट कैसे वो करती हैं, कैसे उनके साथ बोलती हैं, अतिथियों का सत्कार कैसे होता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनके पास पढ़ाई का इतना बड़ा बर्डन नहीं है कि ट्यूशंस जा रहे हैं, है ना। मैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए कुछ 2-3 महीने गया था स्कूल के अलावा पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल तो मैंने सुना है कि ट्यूशंस आर लाइक बिल्कुल क्लास 1 से बहुत जल्दी शुरू आते हैं ट्यूशंस। ये मतलब नॉर्म हो गया है कि स्कूल भी जाना है और ट्यूशन भी जाना है। तो बच्चों के पास समय कहाँ है और कुछ भी इम्बाइब करने का, है ना, समय नहीं है उनके पास कुछ इम्बाइब। तो बच्चों जो है वो पूरे वो संकुचित विचारधारा और संकुचित पूरे बनते जा रहे हैं, है ना। जब वो देखते हैं कि कम्युनिटी के अंदर कुछ किसी के यहाँ कुछ परेशानी आई, तो कैसे कम्युनिटी के सब लोग मिलकर के उसकी मदद किए, उससे वो एक बहुत महत्वपूर्ण गुण सीखते हैं, कंपैशन, दया, दूसरे की परेशानी में काम आना। आज हम सब लोग ये कहते हैं ना, पता नहीं बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों के अंदर अच्छे गुण नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी परवरिश करने के जो तरीके हैं वो ऐसे हैं, इसलिए नहीं है ना। अगर इस प्रकार से उनकी परवरिश होगी तो उनके अंदर अच्छे गुण आएंगे, है ना। जो बड़े लोग हैं वो अच्छे गुण उनके अंदर होंगे, वो प्रदर्शित करने का मौका होगा, तो बच्चों के अंदर अपने आप वो अच्छे गुण आ जाएंगे। और बच्चे ये सीखते हैं, कम्युनिटी इज द क्लासरूम, इस प्रिंसिपल से, कि जो विजडम है, जो जो ज्ञान है, वो सर्टिफिकेट से ही ज्ञान का प्रमाण नहीं होता। प्रमाण पत्र जो है ना, डिग्री, वो जो है आपका, आप कितने बुद्धिमान हुए, कितने वाइज हुए, उसका प्रमाण नहीं है। विजडम जो है वो कहाँ से आती है? विजडम सब लोगों से सीखने से आती है। आजकल के हम लोग का मेंटालिटी क्या है, हर व्यक्ति को सर्टिफाइड होना पड़ेगा, जब तक एक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक वो आदमी आदमी नहीं है।
डिग्री के बिना आदमी आदमी नहीं है। डिग्री होनी चाहिए हर एक चीज के लिए, कुछ भी करना है डिग्री चाहिए, चाहे उसको कुछ आता हो कि नहीं आता हो, लेकिन डिग्री जरूर चाहिए। लेकिन वास्तविकता में क्या होना चाहिए कि वास्तव में उसको आना चाहिए चीजें, उसके अंदर वो गुण होने चाहिए, उसके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ऑलरेडी ओवर टाइम, ओके सो ठीक है। आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ये वीडियो, बहुत अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं। तात्पर्य मेरा कहने का ये था, इसको टॉपिक को लाने का, कि हम सब लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। हम भक्ति करना चाहते हैं, अपने बच्चों को भक्ति देना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ हमें कल्चर, जो संस्कृति है, कैसे बच्चे बड़े होने चाहिए, किस प्रकार की संस्कृति में बड़े होने चाहिए, वो भी हमें साथ साथ लानी होगी। और भागवतम से, हमारे शास्त्रों से और परंपरा से हमें ये संस्कृति को भी इम्बाइब करना होगा, सीखना होगा, बच्चों को भी उसमें ढालना होगा, अपने को ढालना होगा, बच्चों को ढालना होगा। तो फिर जो हम इतना ऊंचा लक्ष्य जो रखे हैं शुद्ध भक्ति, उस प्रकार से फिर हम उस तक दृढ़ता से चल पाएंगे। नहीं तो फिर भक्ति में ठीक है चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन वो जो सॉलिड प्रोग्रेस जो होनी चाहिए वो बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है कुछ लोग इतने बलशाली हों स्पिरिचुअली जो कर पाएँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए ये जो श्रीला प्रभुपाद का जो विजन है भक्ति के अंदर, हमारी जो ये संस्कृति की जो टीचिंग्स हैं, वर्णाश्रम, उसको भी साथ साथ लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है, तभी भक्ति में हम लोग समुचित रूप से प्रगति कर पाएंगे। इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कोई प्रश्न है? एक आध कह सकते हैं, एक दो प्रश्न है किसी का? जी ओके, कह रहे हैं बाकी पॉइंट वाइज तो कम से कम बता दीजिए, ठीक है। कम्युनिटी इज द क्लासरूम। फोर्थ प्रिंसिपल है डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, अपने को आप डिसोसिएट कीजिए, अलग कीजिए स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया से अलग कीजिए, अगर आप फैमिली मेंबर्स आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो। नहीं तो बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, परिवार के लोग आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, हम समुदाय से कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम दिस स्मार्टफोन। जितना आप उनसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं डिस्कनेक्ट होइए, ये हमारे कनेक्शन को तोड़ने के लिए। ये जितने भी कम्युनिकेशन मीडिया है ये मिसकम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फिफ्थ, ओबीडियंस इज वर्च्यू। ओबीडियंस इज वर्च्यू। अथॉरिटी के प्रति ओबीडियंस होना, माता पिता की बात मानना, बड़ों की बात मानना, ये गुण, ये महान गुण है, इसका नर्चरिंग होनी चाहिए, है ना। तो जो बड़े हैं वो आदर्श चरित्र रखें, कम से कम बच्चों को सिखाने के लिए, और फिर ये भी सिखाया जाए कि बड़ों की आज्ञा का पालन करें, उनके ये हित में है, ये सब चीज सिखाना। ओबीडियंस इज वर्च्यू। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है नेचर इज द प्लेग्राउंड। नेचर इज द प्लेग्राउंड। उनको आर्टिफिशियल रूम के अंदर इंडोर गेम्स, कैरम बोर्ड और ये सब की जगह नेचर, ग्राउंड्स, वुड्स, झरने, अगर कहीं पानी बचा है तो वो वहाँ पर नेचर के अंदर बड़े हों, उसमें सिखाइए चिड़ियाओं के नाम, ये वनस्पतियों के नाम, ये खाने वाली चीज़ें ये हैं, ये प्लेग्राउंड बने, ये उनका प्लेग्राउंड बने, ना कि वो आर्टिफिशियल। आजकल तो वो क्या हो गया, वो क्रिकेट भी वो खेलते हैं ना उसमें नेट,
नेट के अंदर क्या बोलते हैं उसको? बॉक्स क्रिकेट, ओके बॉक्स क्रिकेट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, गोल इज करेक्टर एंड नॉट करियर। लक्ष्य जो है वो करेक्टर होना चाहिए, शिक्षा का, परवरिश का, ना कि करियर। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।